गुड मॉर्निंग माय डियर व्यूअर। आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ पढ़ने जा रहे हैं। ये केस लॉ अपने इतिहास में इसलिए नहीं फेमस है कि उन्होंने लैंडमार्क जजमेंट दिया था, इसलिए फेमस है उन्होंने इनफेमस जजमेंट दिया था। एक ऐसा जजमेंट जिसके कारण हजारों डिटेन्यू और लाखों आम लोगों के प्रति अगर कहा जाए तो अपने आप में क्रूर फैसला साबित हुआ था। भारतीय इतिहास में अपने आप में क्रूर और डेमोक्रेसी के लिए एक ब्लैक चैप्टर, एक काला अध्याय साबित हुआ था। तो आखिर ये केस था क्या? तो केस का नाम है एडीएम जबलपुर वर्सेज शिवकांत शुक्ला, जिसको भारतीय इतिहास में हैबियस कॉर्पस के नाम से भी जाना जाता है। आखिर क्या होता है ये हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसको भी हम समझेंगे। और क्या है एडीएम जबलपुर वर्सेज शिवकांत शुक्ला के मामला, और कैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 को कैसे प्रभावित करता है, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये फैसले ने भारतीय इतिहास में, खास करके न्यायपालिका के इतिहास में किस प्रकार से प्रभाव डाला, उसको भी हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं, चलिए। एडीएम वर्सेज शिवकांत शुक्ला, जिसको भारतीय इतिहास में हम लोग हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण केस के नाम से भी जानते हैं। आखिर मामला क्या है, आखिर इसके पूरा बैकग्राउंड क्या है, उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। तो मैं यहाँ पे इसे हम लोग हैबियस कॉर्पस के भी नाम से जानते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये मामले अपने आप में बड़ा ही फेमस ये केस लॉ है। मैं आपको सिंपल में बता दूं, एक बात हमेशा आपको याद रखना है कि आप अगर एज ए स्टूडेंट अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको सब कुछ भूल जाओ, लेकिन दो चीजें भारतीय इतिहास में कभी नहीं भूलना है। खास करके अगर आप संविधान पढ़ रहे हो या आप लॉ का स्टूडेंट हो, यूपीएससी का स्टूडेंट हो, तो सब कुछ भूल जाओ, ये सही है। लेकिन दो चीजें कभी नहीं भूलना है। एक है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, सिंपल सा लॉजिक, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ये कभी नहीं भूलना है। और दूसरा ये वाले केस, ये मामले कभी नहीं भूलना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है जो अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लाखों लोगों के लिए और हजारों डिटेन्यू को लिए, और साथ ही साथ भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय था। आखिर है क्या और ये मिस्टेक किससे हुआ था? तो एडीएम जबलपुर वर्सेज शिवकांत शुक्ला, इसको हम हैबियस कॉर्पस के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं इसकी बैकग्राउंड शुरू कहां से हुआ था, पूरा मामला कहां से शुरू हुआ था। तो मामला शुरू हुआ था, पूरे बैकग्राउंड पे समझते हैं। इसकी जो पूरी पृष्ठभूमि है, ये जो मामला जो शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था इमरजेंसी से। आपने नाम तो सुना ही होगा, आपातकाल। तो क्या हुआ था, ये पूरी कहानी हम लोग समझते हैं। तो आइए बैकग्राउंड, तो सबसे पहला मैं बैकग्राउंड आपको समझाने की कोशिश करूं तो इंदिरा गांधी की जनरल इलेक्शंस 1971 की मामला है, एकदम बेसिक समझते चलेंगे। 1971 में हुआ क्या था? तो 1971 में इंडिया में लोकसभा का चुनाव हुआ था, और उस चुनाव में इंदिरा गांधी जहां से खड़ी थी, जहां से वो चुनाव को जीती थी, तो वहां पे उसके अपोजिशन में जो राज नारायण था, उन्होंने ये कहा कि इंदिरा गांधी जो इस क्षेत्र से जीती है जहां से वो खड़ी हुई थी, जनरली उन्होंने एक धोखा करके। तो 1971 में एक जनरल इलेक्शन हुआ था भारत में, और इंदिरा गांधी जहां से जीती थी, जो अपोजिशन वाले थे उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी धोखा करके, ठीक है, और बहुत सारे इलेक्टोरल जो क्या बोलते हैं, जो मशीनरी है, उसका दुरुपयोग करके इंदिरा गांधी ने जनरली ये जीत हासिल की है। और ये अपने आप में एक अपराध है, ये गलत है, ठीक है। तो राज नारायण ने इंदिरा गांधी पे 1971 में इस मैटर को लेकर के कि ये गलत तरीके से चुनाव जीती है, सही तरीके से चुनाव नहीं जीती है, जीत मेरा होता, लेकिन वो गलत जो मशीनरी का प्रयोग करके उसने ये जीत हासिल की है। तो वो पहुंच गया इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया। अब ये मैटर कब का है? 1971 में। अब देखो इंदिरा गांधी पे केस हो गया इस इलेक्टोरल को लेकर के, और मामला जो बातें आई वो 12 जून
1975 को बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। 12 जून 1975 मतलब 1971 के चुनाव जो हुआ उसके 4 साल बाद 12 जून 1975 को फैसला आया। ये इलेक्टोरल जो मिसयूज था उस पर फैसला ये आया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट, जस्टिस सिन्हा ने वर्डिक्ट दिया। वर्डिक्ट क्या दिया? फैसला क्या दिया कि जो इंदिरा गांधी 12 जून 1945 को किसका फैसला आ रहा है बाबू? इलाहाबाद हाई कोर्ट, एकदम बेसिक समझते चलना। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया और फैसला में ये आया कि इंदिरा गांधी ने सच में मिसयूज की थी अपने पावर को और अपने ये जितने भी मैशनरी प्रोसीजर था इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने में, सबका मिसयूज करके और उन्होंने इस जीत की हासिल की थी। तो इसीलिए अब इनका जो ये इलेक्शंस प्रोसीजर जो जीत कर आई थी उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नल एंड वाइड साबित कर दिया। करने की लॉजिक ये है कि इसके जो चुनाव जो प्रक्रिया हुआ था वो गलत था, मतलब अब ये संसद नहीं रहेगी। तो अब सिंपल सा लॉजिक यहां पे समझने की कोशिश करेंगे कि ये तो प्रधानमंत्री थी, अब इसके इलेक्शंस को ही गलत ठहरा दिया गया। तो जो जीती थी वो गलत तरीके से जीती थी, तो नल एंड वाइड साबित कर दिया गया। सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे ये था कि अब इंदिरा गांधी संसद नहीं रहेगी और साथ ही साथ उसको ये भी कहा गया कि 6 साल तक अब ये कोई चुनाव भी नहीं लड़ेगी। तो ये मामला कब आया? और जिसमें राजनारायण का जीत हो गया। तो यहां तो सही है कि राजनारायण ने जो केस किया था इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला ये आया कि इंदिरा गांधी ने गलत तरीकों से क्या किया था, चुनाव जीत गई थी और जिसके कारण इनके मतलब 12 जून 1975 को फैसला ये आया कि इंदिरा गांधी अब 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती है। ये फैसला जैसे ही आया आगे क्या हुआ? तो सिंपल सा लॉजिक है, जब कोई भी फैसला आता है, जब हाई कोर्ट का फैसला, जब सेशन कोर्ट का होता है तो हम हाई कोर्ट आते हैं, जब हाई कोर्ट का फैसला आता है तो हम कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। तो यही होने वाला था। तो इस केस में भी इंदिरा गांधी अब कहाँ जाएगी? सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट इंदिरा गांधी गई, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा रिलैक्सेशन दिया और उनको ये बोला कि आप क्या रह सकते हैं, प्रधानमंत्री बने रह सकते, लेकिन आप इस पद पे रह करके बहुत पैसे नहीं लेंगे, आपको जो ये क्या बोलते हैं जो सैलरी है, बहुत सारे ऐसे चीजें हुआ जो आप नहीं लेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसा चलता गया। और सुप्रीम कोर्ट ने, जब इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट में गई आपको 1975 में, तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद इंदिरा गांधी को थोड़ा रिलैक्सेशन मिला, ठीक है, ज्यादा रिलैक्सेशन नहीं मिला। और उसी समय एक तो ये भी पता चल गया कि इंदिरा गांधी ने केस ये जो चुनाव लड़ी थी उसमें गलत तरीकों से उसने जीत हासिल की थी। दूसरी बात, पूरे भारत की राजनीति में उस समय एक भूचाल मचा हुआ था, एक पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था, क्योंकि गरीबी बड़े पैमाने पे चल रहा था, गरीबी के साथ साथ लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था। तो बहुत सारे ऐसे समस्या चल रहा था। कहाँ? इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, इंडियन सोशल सिस्टम में, सामाजिक संरचना में बहुत सारे, और उस समय अलग अलग क्षेत्रीय आंदोलन भी चल रहे थे। और उसी समय आप देखोगे जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट भी। तो कहने की लॉजिक क्या है ना कि जयप्रकाश नारायण ने डायरेक्ट यहाँ पे कॉल कर रहा है, यहाँ पे जनरली सेना से अपील कर रहा है, इंडियन पुलिस सिस्टम से अपील कर रहा है कि आप ऐसे कोई भी फैसला को नहीं मानेंगे जो फैसला इंदिरा गांधी के द्वारा लिया जा रहा है। तो बहुत सारा ऐसा बात, तो इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पे आप देखोगे तो यहाँ पे आंदोलन चल रहा था। तो इंदिरा गांधी को अब ये समझ में आ चुका था कि मेरा जो हाल होने वाला है वो बहुत ही बेकार होने वाला है, ठीक है। एक तो हमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बस एक तो इतना बड़ा फैसला दिया उनके खिलाफ, और दूसरा बात सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा रिलैक्सेशन दिया, लेकिन बाकी बात आप देखोगे पार्शियल रिलैक्सेशन मिला था इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ, थोड़ा पार्शियल रिलैक्सेशन मिला, पूरा रिलैक्सेशन नहीं मिला था। तब उनको पता चल चुका था कि अब हमें क्या करना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, भारतीय इतिहास में एक काला अध्याय जुड़ा, और ये काला अध्याय क्या था तो आप इसे समझने की कोशिश करेंगे ना, पूरे बैकग्राउंड समझते चलो क्या मामला चल रहा है। तो काला अध्याय क्या हुआ? अब 12 जून को फैसला आने के बाद अब नेक्स्ट ये हुआ कि 25 जून 1975 को, ठीक है, 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इंपोज कर दी, ठीक है। कौन सा इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी।
अब बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय जो आपातकाल का जो प्रबंध दिया गया है भारत में, जो उपबंध, जो भी आपको आर्टिकल है नेशनल इमरजेंसी को लेकर के, जो इमरजेंसी प्रोविजंस है उसका 352 आर्टिकल 352 वन का प्रयोग करके के अब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल को क्या कर दिया, लागू कर दिया। तो अब बेसिक समझना है। अब इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को क्या भारत में लागू कर दिया, राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के बाद जब 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ, तब क्या हुआ उसके बाद, तो पहली बात आपको पूरा बैकग्राउंड समझ में आ गया, ठीक है। आगे ही आएगा कि एडीएम जवालपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला क्या है, तो इंदिरा गांधी का मैटर यहाँ पे समझ में आ गया। अब मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, कभी कभी होता क्या है ना कि जब सरकार को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल जाता है तो सरकारें जनरली यहाँ पे ये सोचता है ना कि मैं यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, ये अब मोनार्की बन चुका है या ऑटोक्रेटिक, क्योंकि मेरे पास तो जनता इतना मुझे सपोर्ट कर रहा है, और ये भूल जाता है कि मैं डेमोक्रेसी में रह रहा हूँ या मैं डेमोक्रेसी सिस्टम में हूँ, ये जनरली भूल जाता है। इसको ये लगता है कि मैं ऑटोक्रेटिक सिस्टम हूँ, तो ये हमेशा होता है, ठीक है। तो किसी भी सरकार अगर उसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी बार बार मिल रहा होता है तो उसको यही लगता है कि मैं एक ऐसे सिस्टम में हूँ जो सिस्टम डेमोक्रेटिक नहीं ऑटोक्रेटिक हो चुका, और ऑटोक्रेटिक तरीके से वो संचालन करना शुरू कर देता है। तो जब नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 याद रखेंगे 2 के 1 का प्रयोग करके भारत में क्या लगाया गया, राष्ट्रीय आपातकाल। मतलब पूरा देश अचानक से शट डाउन, मतलब अगर कहा जाए भारतीय इतिहास में जो सिविल राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है, जो ह्यूमन राइट्स है, वो सब समाप्त हो गया। रातों रात 25 जून 1975 को ये हर कुछ समाप्त होने वाला था। सिविल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, और इवन प्रेस पे भी सेंसरशिप लगा दिया गया कि हम जो बोलेंगे आपको यही न्यूज क्या करना है, छापना है। तो हुआ क्या, आप सिंपल समझने की कोशिश करेंगे। भारत सरकार ने 25 जून 1975 को अनुच्छेद इमरजेंसी प्रोविजन अनुच्छेद 352 के 1 का प्रयोग करके और क्या चीज इंपोज कर दिया, नेशनल इमरजेंसी। आप याद रखेंगे कौन सा इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी ऑन इंडिया। भारत पे क्या इंपोज कर दिया, राष्ट्रीय आपातकाल। अब जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल इंपोज हुआ तो इंदिरा गांधी के द्वारा एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉ बनाया गया था। आप याद रखेंगे उस लॉ का नाम है मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको ऑपोजिशंस वाले ने ये कहा था कि मेंटेनेंस ऑफ इंदिरा संजय एक्ट, ऑपोजिशंस वाले का ये स्टेटमेंट था। और इंदिरा गांधी ने 1971 में एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ बना रखा था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। अब इसका जो जबरदस्त प्रयोग किया गया, वो प्रयोग कहां किया गया, इमरजेंसी के दौरान। जब इमरजेंसी लगाया गया तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट का जबरदस्त प्रयोग 1971 में जो बना था, इसका प्रयोग 1975 और 76 में होने वाला था। क्योंकि आपका अब ना कोई सिविल राइट्स है, नहीं आपका कोई फंडामेंटल राइट्स है, और नहीं आपका कोई आपका ह्यूमन राइट्स है, और प्रेस पे भी सेंसरशिप लग चुका। तो मतलब अचानक ही रातों रात कहा जाए लोकतंत्र, भारतीय डेमोक्रेसी के लिए एक ब्लैक हिस्ट्री का चैप्टर का क्या हुआ, शुरुआत हुआ। ये सब आपका जनरली बैकग्राउंड का पार्ट है। अब आगे क्या हुआ कि जैसे ही इमरजेंसी इंपोज हुआ, 1971 वाला जो मिसा एक्ट था वो एक्टिव, जबरदस्त तरीके से एक्टिव किया गया, उसमें बहुत सारे सुधार, और जो इसको रिगोरस बनाया गया, कठोर बनाया गया, और लोगों को डिटेन करना अब शुरू कर दिया। तो जो भी ऑपोजिशन वाले लोग थे उसको पकड़ कर जेल में भरना क्या कर दिया, शुरू कर। जो भी आवाज उठाया सभी को पकड़ कर जेल में बंद कर दिया गया। तो बेसिक समझेंगे, ये 25 जून 1975 को क्या लगाया गया था बाबू, 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाया गया। 1971 का मीसा एक्ट भी क्या हो गया, अब जबरदस्त तरीके से एक्टिव हुआ। और समझते चलेंगे 27 जून 1975, याद रखेंगे 27 जून, ठीक है, जिससे छोटा हो सके, एक सेकेंड,
27 जून 1975, 25 को इमरजेंसी साइन हो गया और उसके 2 दिन बाद ही इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति से एक डिक्लेरेशन करवा ली। क्या करवा ली? एक राष्ट्रपति से एक आदेश, एक ऑर्डर जारी करवाई इमरजेंसी प्रोविजंस के इस्तेमाल करके। तो नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए अनुच्छेद कौन सा है बाबू? 352। आगे देखो क्या हुआ, 27 जून 1947 को इंदिरा गांधी ने आर्टिकल अनुच्छेद 359 का 1 याद रखेंगे, अनुच्छेद 359 एक इमरजेंसी प्रोविजन है जिसमें प्रेसिडेंट के पास ऑर्डर होता है। अनुच्छेद 359 के 1 का प्रयोग करके इंदिरा गांधी ने क्या की? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22, एकदम बेसिक समझना। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 को प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब आपका कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है, कोई नेचुरल राइट्स नहीं है। आपको जो डिटेन किया जा रहा है इसके खिलाफ भी आपके पास अब कोई राइट नहीं है, वो आपको डिटेन कर सकता है। और राइट टू इक्वालिटी ये भी नहीं, समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या किया गया कि आर्टिकल 359 के प्रयोग करके प्रेसिडेंट के ऑर्डर से रातों रात 27 जून 1975 को ये तीनों आर्टिकल को सस्पेंड कर दिया गया। मतलब कहने के लॉजिक, आपका मौलिक अधिकार पूर्ण रूप से क्या हो गया? सस्पेंड हो गया। अब ये कहा गया कि मान लो कोई व्यक्ति अब कोर्ट में नहीं जाएगा, किस चीज को लेकर के? अनुच्छेद 14 के वायलेशंस को लेकर के, अनुच्छेद 21 के वायलेशन, मेरा पर्सनल लिबर्टी है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की बात है, आप कोर्ट नहीं जा सकते थे, ये प्रेसिडेंट के ऑर्डर से समाप्त हो चुका था। और अनुच्छेद 22, अरे आपको डिटेन कर लिया गया है तो या आपको अरेस्ट कर लिया गया है तो उसको लेकर के आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। समझ में आ गया? चाहे वो प्रिवेंटिव डिटेंशन हो या कोई भी डिटेंशन हो, आपको अगर डिटेन किया गया है तो आप जेल में रहेंगे, डिटेन्यू बन के रहेंगे जब तक इमरजेंसी है, आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 को प्रेसिडेंट के ऑर्डर से 27 जून 1975 को समाप्त कर दिया गया और आपके मौलिक अधिकार एक तरह से कहा जाए तो कंप्लीट रूप से नल हो गया। तो इसी समय हुआ क्या कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था शिवकांत शुक्ला, और उस व्यक्ति को मीसा एक्ट के माध्यम, मीसा एक्ट का प्रयोग जबरदस्त होने वाला था। कहाँ? इमरजेंसी के दौरान। तो उस व्यक्ति, एक बात हमेशा याद रखना है, कौन से अनुच्छेद के माध्यम से राष्ट्रपति ने ऑर्डर दे करके ये सब अनुच्छेद को सस्पेंड कर दिया कि इस सब को लेकर के आप नहीं जा सकते, पर्सनल लिबर्टी को, या ये दिस डेट अब नहीं है, अभी आप कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते। तो ये कहा गया। अब इस एक्ट का जबरदस्त प्रयोग किया गया इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के कि ये देश की आंतरिक सुरक्षा की खतरा है, ये है, अपोजिशन वाले वो कर रहे, बहुत सारी बातें चल रहा था उस समय। और इस एक्ट के माध्यम से लगातार बहुत सारे लोगों को पकड़ कर जेल में बंद करना शुरू हो गया, जिसके कारण उसी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था शिवकांत शुक्ला, और उस व्यक्ति को भी पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया, जिसके कारण उनकी जो पत्नी थी उन्होंने एक केस दायर की, खास करके प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को लेकर के हाई कोर्ट में। और क्या इंदिरा गांधी ने कौन से लॉ पास करवाया था? अभी इंदिरा गांधी ने साइन करवा लिया, प्रेसिडेंट से ऑर्डर इशू करवा दिया कि कोई भी व्यक्ति जिसको डिटेन किया जा रहा है वो व्यक्ति इसको लेकर के कोर्ट नहीं जा सकता है। लेकिन एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस में जब शिवकांत शुक्ला को अरेस्ट कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया, तो उस समय उनके पत्नी ने एक रीट पेटिशन हाई कोर्ट में दायर किया। एकदम बेसिक समझते चलना, एक रीट पेटिशन हाई कोर्ट में, इंडिया के हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के माध्यम से, अनुच्छेद 226 के माध्यम से अगर आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेंगे तो अनुच्छेद 32 के माध्यम से, तो अनुच्छेद 226 के माध्यम से हैबियस कॉर्पस करके एक रीट को, मतलब एक मामले को इसकी पत्नी ने दायर किया हाई कोर्ट में कि जबरदस्ती मेरे पति को डिटेन किया गया है, जिसके कारण आप समझने की कोशिश, इसीलिए ये एक मामले बड़ा ही फेमस हुआ जिसको हैबियस कॉर्पस से नाम से भी जानते हैं। हाई कोर्ट ने क्या फैसला किया? हाई कोर्ट लगभग उस समय याद रखेंगे 9 हाई कोर्ट, लगभग कितने? तो अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद का प्रयोग करके हम जा सकते बाबू? 2226, जब आपके पर्सनल लिबर्टी या आपके जो आपको डिटेन कर लिया गया हो बिना रीजन बताए,
या फिर आपके साथ कोई ऐसा इक्वालिटी परफॉर्म नहीं हो रहा, अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा हो आपके साथ, तो फिर आप जा सकते हैं कहाँ, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट 32 और हाई कोर्ट 2 to 6 का प्रयोग करके, उस समय 9 हाई कोर्ट, लगभग 9 हाई कोर्ट इंडिया के, जिसमें 9 हाई कोर्टों ने, 9 हाई कोर्ट का मतलब हो गया अलग अलग राज्यों के 9 हाई कोर्टों ने ये डिसाइड कर दिया कि ये होती कौन है ये सब सस्पेंड करने वाले। अब मैं सुनूंगा, क्योंकि नेचुरल जस्टिस नाम का भी तो कोई चीज होता है। एवरी मैन बॉर्न फ्री, हर इंसान स्वतंत्र पैदा हुआ। नेचुरल जस्टिस भी तो कुछ होता है, किसी को हम कैसे कोई डिटेन कर लेगा। मैं चेक करूंगा कि लॉ अच्छा है या खराब है। तो हाई कोर्ट ने ये फैसला किया, 9 हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। बताओ, यहाँ पे हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा, बेचारे ये भी फॉर्म में था, और उसने कहा कि मैं हर वो डिटेनों के जो भी जिसको भी डिटेन किया गया है, उसके जो केस है, उसके जो मामले है, उस पर हम सुनवाई करेंगे, हियरिंग करेंगे। ये किसने बोला? हाई कोर्ट ने बोला। और मैं वो सभी लॉ को, जो भी लॉ के हिसाब से डिटेन किया जा रहा है, चाहे वो मिसा है, उस पे भी, उसको भी हम देखेंगे कितना फेयर है, कितना जस्ट है, कितना न्यायपूर्ण है और कितना निष्पक्ष है। जैसे हाई कोर्ट, 9 हाई कोर्ट एक साथ जब ये बात करना शुरू किया, तो इंदिरा गांधी हाई कोर्ट के खिलाफ कहां पहुंच गई? सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। और सुप्रीम कोर्ट जैसे ही इंदिरा गांधी पहुंची, और यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने, कहा जाता है यहीं से ये जो मामला है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका के इतिहास में एक कलंक साबित हुआ। और क्या हुआ आप देखेंगे। हाई कोर्ट ने किसके फेवर में फैसला, किसके फेवर में बात कर रहा है? हाई कोर्ट बात कर रहा है आम नागरिकों के फेवर में। आम जनता जो जेल में, सिविल राइट्स का बात कर रहा है, मौलिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है, ये सब बातें हाई कोर्ट कर रहा था, मतलब आम जनता के फेवर में। लेकिन अब क्या होने वाला था इंडिया में? अब जो सरकार थी वो कहां पहुंची? हाई कोर्ट के खिलाफ। कहां पहुंचने वाला है? कहां पहुंचेगी? अप्रोच करेगी सुप्रीम कोर्ट को। अब जैसे ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, तो बेसिक में आपको यहां पे समझाने की कोशिश करूं, जैसे ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, तो सुप्रीम कोर्ट में एक संविधान पीठ का गठन हुआ। बेसिक समझने की कोशिश करेंगे, क्या चीज का गठन हुआ? एक संविधान पीठ का गठन हुआ। मैं यहां पे अगर मैं समझा दूं, तो जब हाई कोर्ट के डिसीजन आने के बाद इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करती है, और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच की, और जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेज बेंच, याद रखेंगे 5 जजेज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, 5 जजेज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, 5 जजेज संवैधानिक बेंच का गठन किया गया। उसमें 5 जज कौन कौन थे, तो मैं यहां पे नाम लिख दूं। इसमें जो 5 जज थे वो थे, बेसिक समझते चलना, चीफ जस्टिस AN रे, उसके बाद PN भगवती, YV चंद्रचूड़, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का अभी जो CJI है DY चंद्रचूड़, इनके पिताश्री YV चंद्रचूड़, HM बेग और जस्टिस खन्ना। जस्टिस खन्ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ये 5 जजेस था। जो अब ये हाई कोर्ट के शिवकांत शुक्ला के केस को अब ये यहां सुना जा रहा था कि जो डिटेन किया जा रहा है मीसा एक्ट के माध्यम से, ये सही है या गलत है। अब यहाँ पे अब फैसला कौन देने वाले थे? ये 5 जजेज बेंच, समझ में आ रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेज बेंच। और ये अपना एक लैंडमार्क जजमेंट देंगे? नहीं। अब यहाँ पे ये क्या करने वाले? तो अब यहाँ पे हुआ क्या, अब जो फैसला आया, कहा जाता है भारतीय इतिहास में 1976 में फैसला क्या, अब देखो 1976 की ये मामला है, ठीक है, 28 अप्रैल 1976 की मामला है। फैसला क्या आया? AN रे, PN भगवती, YV चंद्रचूड़, HM बेग, ये 4 व्यक्ति, 4 जजेज, व्यक्ति नहीं यहां बोलेंगे, जज प्लस 4 जज इज टू 1 जस्टिस खन्ना। एक फैसला आया, 4 जज जो सरकार के सपोर्ट में
फैसला दिया और एक जज जिन्होंने कहा कि नहीं 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 ये गलत है, ये विपक्ष में फैसला दिया, ये सहमत नहीं थे किनसे, इन चार जज से। क्या फैसला दिया? तो 1976 28 अप्रैल 1976 भारतीय लोकतंत्र के लिए काला अध्याय तो वैसे भी 25 जून तो बन ही चुका था, और एक फैसला ऐसे कि जहां पे लाखों हजारों आम लोगों के सिविल राइट्स, चाहे फंडामेंटल राइट्स, चाहे ह्यूमन राइट्स, या जो भी राइट्स था, एक नेचुरल राइट्स के जो प्रिंसिपल थे वो भी समाप्त हो गया। उसको भी सुप्रीम कोर्ट उस समय प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, और एक फैसला जो पास हुआ 4/1 से पास हुआ, जिसमें 4 लोग सरकार के सपोर्ट में थे और एक जस्टिस खन्ना जो सरकार के सपोर्ट में फैसला, इस केस में सरकार के सपोर्ट में फैसला नहीं दिया। आखिर क्या था उनका सपोर्ट नहीं करने के पीछे? और इन लोगों ने क्या कहा? तो उन लोगों ने ये कहा, आप सोचो इन लोगों ने क्या कहते कि जो राइट्स प्रोवाइड किया गया, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ये हमारे संविधान ने दिया है। किसने दिया है? हमारे संविधान ने दिया है। तो जब कानून ने अधिकार दिया है तो कानून को ही हक है इस अधिकार को क्या कर लेना, छीन लेना। बताओ कोई बात हुआ? कानून ने अधिकार दिया, इसलिए कानून ही तो अधिकार को छीन रहा है। हमेशा क्या है? कानून ही तो है। जो कानून ने जब अधिकार दिया तो कानून को इतना अधिकार है कि उस अधिकार को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, जब आपातकाल लगाया जाता है, तो इस ऐसे टाइम में इस अधिकार को छीना जा सकता है। किसने कहा? एन रे, पीएन भगवती, वाई बी चंद्रचूड़ और एच.एम. बेग। एक जज थे जिसका नाम था जस्टिस खन्ना। ये आज तक इनका ये बात बहुत ही ज्यादा फेमस है, और कहा जाता है कि भारतीय इतिहास में ऐसे जजेज बहुत कम हुए, जस्टिस खन्ना जैसे जजेज। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, फैसला सुनाते हुए उन्होंने ये कहा था कि संविधान लागू होने से पहले भी नेचुरल राइट्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि संविधान लागू हुआ तब से ही नेचुरल राइट्स मिला। ये अपने आप में अनजस्ट बातें हैं, अन्यायपूर्ण बातें हैं। हर इंसान स्वतंत्र पैदा हुआ है, और हर इंसान जब स्वतंत्र पैदा हुआ है तो हर इंसान के पास अपना नेचुरल राइट्स है। जरूरी नहीं है कि संविधान लागू हुआ तभी से नेचुरल राइट्स मिलना शुरू हुआ है। समझ में आ गया? या संविधान ही गारंटी कर रहा है कि हम आपको ये अधिकार दे रहे हैं। संविधान से पहले भी क्या था? नेचुरल राइट्स था। ये किसका कहना था? जस्टिस खन्ना का। और ये जो डिटेंशन है ये अपने आप में अनफेयर और अनजस्ट है। लेकिन ये 4 जजेस जो थे वो किसके पक्ष में थे? सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। और कहा जाता है ये फैसला कब आया था? 1976 में। तो कहा जाता है कि भारतीय इतिहास में, और यहां से एक बात आप ये भी याद रखेंगे, जस्टिस खन्ना की ये जजमेंट, चाहे वो ठीक है उस समय, चाहे जैसा भी हो, ये क्योंकि 4/1 था तो फिर सिंपल सा लॉजिक है कि सरकार की जीत हो गई। लेकिन जस्टिस खन्ना की ये जो जजमेंट था, या उसके जस्टिस खन्ना का ये जो स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट अपने आप में एक रे ऑफ होप साबित हुआ। तो इस बात को आप याद रखेंगे। रे ऑफ होप का मतलब यहाँ पे ये होता है कि एक उम्मीद की किरण जगी, और ये उम्मीद की किरण आज भारतीय इतिहास में मौलिक अधिकार में और अनुच्छेद 21, और याद रखेंगे बेसिक बात, भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा 395 अनुच्छेद में से सबसे ज्यादा किसी अनुच्छेद पे इंटरप्रिटेशन हुआ है, आर्टिकल पे इंटरप्रिटेशन हुआ है, तो यह है आपका अनुच्छेद 21। उस पर सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा इंटरप्रिटेशन किया गया है, पार्लियामेंट के द्वारा इंटरप्रिटेशन किया गया है। इस बात को आप याद रखेंगे। भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा इंटरप्रिटेशन किसी आर्टिकल पे हुआ है, किसी भी अनुच्छेद पे हुआ, तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 21, इसमें सबसे ज्यादा बार हुआ है। ठीक है, तो जस्टिस खन्ना की ये जो उस समय का जो स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट एक रे ऑफ होप साबित हुआ। और आज मौलिक अधिकार में खास करके आप देखोगे राइट टू प्राइवेसी को लेकर के भी, तो आपको जस्टिस खन्ना के ये स्टेटमेंट आज भी सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला आज का सुधार मतलब दे रहे हैं, उसमें भी जस्टिस खन्ना की इस बात को कोट करता ही है, जिन्होंने कहा कि नेचुरल राइट्स जो है वो संविधान के लागू होने से पहले भी था। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि ये इतना फेमस, तो ये जो केस है इसीलिए फेमस हुआ कि अपने आप में सुप्रीम कोर्ट का, न्यायपालिका का एक इनफेमस वर्डिक्ट था। तो भारतीय इतिहास में न्यायपालिका ने जो एक समय जो सबसे बड़ा गलती किया था, ये गलती ये था, जिसके कारण लाखों हजारों आम लोग, उस समय इंडिया के जो
टॉप मोस्ट लीडर थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, चाहे आप देखोगे लालू प्रसाद यादव जी, चाहे आप देखोगे नीतीश कुमार, मतलब जितने भी, जयप्रकाश नारायण, जितने भी टॉप मोस्ट लीडर थे सबको पकड़कर या सबको डिटेन कर लिया गया था। समझ में आ ही गया होगा आपको, तो ये कितना इंपॉर्टेंट केस साबित हुआ, जिसको एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला या हैबियस कॉर्पस के नाम से जाना जाता है। तो क्या गलती था, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, और क्या क्या मिसयूज किया गया था मीसा के प्रयोग करके। तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार मीसा को लेकर के पहुंचा था, कहां, सुप्रीम कोर्ट। कौन से बेंचेस, कौन से कितने संवैधानिक पीठ का गठन हुआ था बाबू, 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन हुआ था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये केस इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, भारतीय इतिहास के लिए ब्लैक डे क्यों माना जाता है डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी चीज में सुधार कर रहे हैं, बहुत सारे अब अच्छे अच्छे लैंडमार्क जजमेंट देते हैं, और आज जो फेमस है वो लैंडमार्क जजमेंट के कारण फेमस है, इसलिए नहीं फेमस है कि वो इनफेमस वर्डिक्ट देकर फेमस हो रहे हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। तो ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर।